SSC CPO मेंस 200 क्वेश्चंस 2 आवर्स। पहले क्या होता था, 1 गो में आपको करने होते थे, अब सेक्शनल टाइमिंग्स कर दी हैं। 30 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। हेलो, माय नेम इज़ साहिल सहरावत। आई क्लियर्ड SSC CPO 2024 विद ऑल इंडिया रैंक 45। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने अपना मेंस का स्कोर कार्ड अपलोड किया था। मेरे 193.75 मार्क्स थे। तो कई जनों ने मुझसे पूछा कि आपने क्या सोर्सेज फॉलो किए थे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती थी, किस तरह से आपने इंग्लिश के लिए प्रिपेयर किया। यही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्ट्रेटजी के पर्पज़ से हम इंग्लिश लैंग्वेज को 3 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट इज़ ग्रामर, सेकंड इज़ वोकैब एंड थर्ड इज़ अप्लाइड ग्रामर। ग्रामर में आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइसेस, नरेशंस एक्सेट्रा। वोकैब में आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड अदर थिंग्स। अप्लाइड ग्रामर में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रीहेंशन, PQRS वगैरह वगैरह। इन सब को कवर करने के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो सोर्सेज फॉलो किए थे वो थे, ग्रामर के लिए मैंने गोपाल वर्मा सर का बैच ले रखा था। उसी के मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे थे, उन्हीं को बार बार रिवाइज करता था जिससे कि मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते थे। वोकैब के लिए मेरे पास एक बुक थी, वोकैब बिट्स नाम की, गोपाल वर्मा सर की। कुछ मैंने उनसे तैयार किया था और कुछ मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ। इंडिया स्टडीज़ नाम से एक यूट्यूब चैनल है, तो उनमें सोनी मैम ने पढ़ा रखा है। 10 घंटे की वो यूट्यूब पे वीडियो है, उससे बाहर कोई वोकैब गई ही नहीं। उन्होंने प्रीवियस ईयर के जो वोकैब्स थे वो दे रखे थे। मेरे मेंस के एग्ज़ाम में उसने बहुत हेल्प किया, वो रामबाण वीडियो साबित हुई थी। उनसे बाहर कोई वोकैब मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन गया था, या फिर जो मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग से मैंने वोकैब इकट्ठा कर रखी थी वो, और उस वीडियो, ये भी बहुत था, या फिर जो मैंने वोकैब बिट्स से पढ़ा था वो। ये तीनों चीज़ें मिलके वोकैब के लिए बहुत सफिशिएंट थी। तीसरी चीज़ रह जाती है अप्लाइड ग्रामर, जिसके लिए आपको रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं वैसे भी बहुत रीड करता रहता हूँ, मैं फ़िक्शन भी, नॉन फिक्शन भी, काफ़ी तरह की बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, जिससे कि मेरी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुई, मुझे ऐसा लगता है। और उसके साथ ही मेरे पास एक और बुक थी, पिनेकल, ब्लू कलर की बुक आती है। उसमें बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं। उसमें से मैंने वोकैब वगैरह के लिए इतना नहीं किया, ग्रामर वगैरह के लिए भी इतना नहीं किया। पर जो अप्लाइड ग्रामर थी, जैसे क्लोज टेस्ट हो गए, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हो गए, ये उसमें से मैंने 2-2 बार कर दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे उसमें से करना, क्योंकि बहुत हेल्प की। उसमें कई क्वेश्चंस का लेवल इतना ऊपर था कि CPO वाले क्वेश्चंस मुझे हल्के लग रहे थे। उसमें कई क्वेश्चंस का लेवल इतना नीचे था जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती आई। कुछ चीज़ें मुझे पहले सही से नहीं आती थी, तो मैंने उन क्वेश्चन से शुरू किया, जिससे मेरा और अच्छा ग्रिप बनती गई अंडरस्टैंडिंग पे। तो ये सोर्सेज मैंने खुद अपने लिए फॉलो किए थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही सोर्सेज फॉलो करें, या फिर मेरे छोड़िए आप किसी भी टॉपर के एग्जैक्ट सोर्सेज फॉलो करें। क्योंकि सोर्सेज क्या है ना, सोर्सेज इतना मैटर नहीं करते जितनी आपकी नीयत, आपकी मेहनत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, बजाय कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। नो डाउट कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली टीचर्स या एजुकेटर्स बहुत अच्छा ही कंटेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे से ही समझा रहे हैं। आप समझने वाले होने चाहिए। आप अगर नियत लगा के पढ़ेंगे, नियत लगा के इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करेंगे, तो आप बहुत ही अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, किस बुक से पढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी बुक, कोई भी बैच ऐसे ही नहीं बनाया जाता, उनको बहुत नॉलेज होती है, इसी वजह से बनाया जाता है। तो आप कहीं से भी पढ़िए, नियत लगा के, मन लगा के पढ़िए, और जैसे मैंने किया वैसे ही करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप करेंगे वो भी बहुत अच्छा तरीका होगा, हो सकता है मुझसे भी बेहतर तरीके से आप तैयारी कर पाएँ, मेरा यही मानना है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स देना चाहूँगा। टिप नंबर 1 इज़ लिमिटेड कंटेंट। आपको लिमिटेड कंटेंट ही फॉलो करना है। आपको 4 टीचर से नहीं पढ़ना है, 5 बुक्स नहीं लेनी है, इधर से भी PDF निकाल ली, उधर से भी PDF निकाल ली। इस चक्कर में क्या होता है ना, आपके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जैसे कोई भी आपको रूल्स पता है, ये पता है
किसी दूसरे टीचर से आप पढ़ने जाओगे, उनका बताने का तरीका अलग होगा। हालांकि वो सेम ही चीज़ बता रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सेम ही तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। अब वो जिस तरीके से बता रहे हैं और दूसरे टीचर ने आपको जिस तरीके से बताया था, ये दोनों चीज़ें आपस में कोलाइड करेंगी। और ये कोलिजन जो होता है ना, ये कहाँ आपको दिक्कत देगा, जब ऑप्शंस आपके सामने होंगे। जब 4 ऑप्शंस होंगे ना, तो आपने जिस तरीके से सेकंड टीचर से इंटरप्रेट किया था या फिर जिस तरीके से फर्स्ट टीचर से इंटरप्रेट किया था, उन चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट होके आपको 2-3 ऑप्शन सही लगने लग जाएंगे, जिनमें आप बार बार घूमते ही रहेंगे। तो इस वजह से आपको लिमिटेड कंटेंट फॉलो करना है। जिनका भी बैच ले रखा है, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, उसको अच्छे से पढ़िए। टिप नंबर 2 इज़ डू नॉट इग्नोर बेसिक्स। आपको बेसिक्स, जो बोरिंग बेसिक्स है ना, किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से भी ये जो बेसिक्स है ना, इनको बिल्कुल रट देना है। इनको आपके माइंड में छपे होने चाहिए। इसमें क्या होता है ना, आपकी जो गट फीलिंग होती है ना, हर बंदे की लैंग्वेज को लेके एक गट फीलिंग होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीपीओ मेंस के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बेशक ये ना पता चले कि इस सेंटेंस में क्या गलत हो गया है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता रहेगा कि इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलत है। इसी को बोलते हैं गट फीलिंग। ये डेवलप कैसे होती है? रीडिंग से, बार बार इंग्लिश की चीज़ें देखने से, इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करने से, उससे आपकी गट फीलिंग ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहेगी। लेकिन इसमें आपको समस्या क्या आएगी, जब अगर आपने बेसिक्स को इग्नोर कर दिया, तो समस्या क्या आएगी, वो गट फीलिंग कई बार गलत होती है। क्योंकि हम बचपन से सुनते तो आए हैं चीज़ों को, लेकिन हमने गलत चीज़ों को भी तो सुना है ना, तो हमारी गट फीलिंग थोड़ी बहुत गलत भी डेवलप हो गई। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं एक बिगिनर था, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, पास्ट इंडेफिनिट में जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं, वेयर डिड यू गेट दिस, इसको ले लीजिए। अब इसमें जैसे ही एक बिगिनर आदमी होता है ना, वो जब भी इस सेंटेंस को देखेगा, उसको क्या लगेगा कि जैसे ही पास्ट आ जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बहुत नेसेसरी है, लेकिन डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है और वो सेंटेंस को वैसे ही पास्ट बना देता है। लेकिन ये चीज़ जो है, ये चीज़ जब आप बार बार इस बेसिक को पढ़ोगे, इस स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, ये आपके दिमाग में छप जाएगी। शुरू में मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ यूज़ करना बहुत ही अजीब लगता था। अब अगर कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म मेरे सामने यूज़ करता है या फिर मैं खुद कहीं यूज़ कर देता हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार उस स्ट्रक्चर को पढ़ा है, बार बार उन बेसिक्स को पढ़ा है, तो आपकी गट फीलिंग उस हिसाब से चेंज होती रहेगी। टिप नंबर 3, अगर आप कर सकते हो तो सारा का सारा आपका कंटेंट स्विच कर दीजिए इंग्लिश में। जैसे आप सीरीज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो, कोई किताब पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, कोशिश कीजिए कि वो इंग्लिश में ही हो। और मूवीज़ तो बहुत ही बड़ी हेल्प होती है। मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़, सीरीज़, ये चीज़ें देखता रहता हूँ। लेकिन शुरू में मैं क्या करता था कि मैं सबटाइटल्स के साथ मूवीज़ और सीरीज़ देखता था, जिससे क्या हुआ, वो बार बार मुझे रीड करना पड़ता है। वो रीड करते करते गट फीलिंग अपने आप इतनी स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है, क्योंकि मूवीज़ और सीरीज़ में रेयरली ऐसा होता है कि वो लोग गलत इंग्लिश का यूज़ करते हैं। क्योंकि और आप ये भी कर सकते हैं कि जो बॉलीवुड चीज़ें आप देखते हैं, उनको आप हॉलीवुड में ही देखें, या फिर जो बॉलीवुड का भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं या फिर हिंदी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसमें आप एटलीस्ट सबटाइटल तो इंग्लिश के ही लगा लीजिए, क्योंकि उन पर ध्यान पड़ता रहेगा। आपको सेंटेंसेस का थोड़ा और नॉलेज बढ़ती रहेगी, सेंटेंसेस की थोड़ी और पकड़ आपकी मजबूत होती रहेगी। नेक्स्ट टिप इज़ स्टार्ट रीडिंग। आप जितना हो सके रीड कीजिए। रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, रीडिंग से ऊपर कुछ नहीं है। रीडिंग एक लौती ऐसी चीज़ है जो कि अकेली आपके 140 नंबर ला सकती है 200 में से, अगर आप रीड अच्छे से करते हैं सिर्फ। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप वीडियोस देखने लग जाते हैं, हर चीज़ के लिए एनिमेशंस देखने लग जाते हैं, उनको छोड़ के आप रो रीडिंग कीजिए, जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड होगी, चीज़ों को किस तरह से इंटरप्रेट करना है वो चीज़ बिल्ड होगी, आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा बिल्ड होगी। उसके साथ साथ जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस का, उसका आपको जनरल आइडिया हमेशा ही रहेगा। आप सही सेंटेंस को बेशक ना पहचान पाएँ, गलत सेंटेंस को देखते ही पहचान लेंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा रीडिंग की है तो। इसके साथ ही अगर आपके और कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, उसके लिए आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपकी कमेंट या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।